सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। कहिए दीपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल अच्छे हैं और देख रहे हैं आप भी सुर्ख रंग में बहुत सुंदर लग रही हैं। भाई देखिए, गर्मी का मौसम है और इतनी गर्मी है कि आदमी परेशान हो जाता है। ऐसे में थोड़े से कलरफुल अगर आप आ जाते हैं ना तो थोड़ा मन अच्छा लगता है। बिल्कुल है ना। और थोड़ा सा रंग बिरंगा देखना मन को सुकून दे जाता है। कहीं हम भागते भागते स्टूडियो आते हैं तो बाहर तेज धूप अभी यहाँ तो होने लग गई है साथियों मुंबई में। तो जब अगर थोड़े से लेट हो गए, भागते भगाते आते हैं अंदर और ऐसे में अगर कोई सुर्ख रंग का चटकदार रंग का और अच्छे से हंसते हुए अगर स्वागत करते हैं तो फिर क्या ही बात। बिल्कुल सही कहा। और जिंदगी में भी यही होना चाहिए कि हमारे भीतर सुर्ख चटकदार रंग होने चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है दीपा, हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं कि हम अपने अंदर के जो रंग है उनको बेरंगा बना देते हैं, अपने जीवन को बेरंगा बना लेते हैं। जबकि जीवन में इतना कलर होता है कि हम देखते ही नहीं है, हम स्याह रंगों की ओर देखने लग जाते हैं। तो जीवन भी वैसा ही चला जाता है। होना ये चाहिए कि कठिनाइयां तो आने ही वाली है, आएंगी भी, लेकिन अच्छे दिन भी आएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ ऐसे ही हमारा ये कार्यक्रम सखी सहेली अलग अलग रंगों से भरा हुआ। बिल्कुल। तो आज हम बहुत सारी बातें और बहुत सारी चीजें लेकर आए। खास खास दिन भी है आज शहीद दिवस है, विश्व मौसम दिवस है। उसके अलावा एक बहुत जरूरी बात जो वैसे तो सब जानते हैं लेकिन इसे बार बार याद करना जरूरी है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। अपने पर्यावरण का ध्यान रखने के लिए, अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखने के लिए, खास तौर पे भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, इसके लिए इन 3 ये जो आर्स के सिद्धांत है इस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन आज पहले तुम कुछ खास लेकर आई हो, उसके बारे में बताओ। आज हम सबसे पहले कथा सुधा में एक कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है बूढ़ी काकी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई है और इसका हम सुनेंगे भाग 1। क्या बात है, तो चलिए सुनते हैं। चलिए कहानी। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। आज प्रस्तुत है इस कहानी का पहला भाग। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो ये रोने लगती थीं। उनका रोना सिसकना साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थीं। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों को दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था
अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय जब तक कि उनके कोष पर आंच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी न खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बना बैठा हूं। यदि भौतिक आश्वासन और सूखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो, उन्हें कदाचित कोई आपत्ति न होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वो आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई इन पर पानी का कुल्ला कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। इस भय से काकी अपने जिह्वा कृपाण का कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का ये उपाय रोने से कहीं अधिक उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी। तो बस यहीं इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप खड़ा भाट विरुदावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। बर के माथे तिलक भला तो है, बर के माथे तिलक भला तो है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। जिस स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी, वे मन ही मन विचार कर रही थी। सुखी का आज तिलक है। मुझे पूड़ियां ना मिलेंगे। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। घर में कितनी रौनक है। मालूम होता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं।
मेरे लिए कुछ न बचा। लगता तो ऐसा ही है। पूड़ियाँ ना मिलेंगी। ये सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंधी है। किनाब मुझे कौन पूछता है? कौन पूछता है? हाँ, जब रोटियों के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ के भर पेट पूड़ियाँ मिलेंगी। ये विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसाले की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। हाय पूड़ियाँ, सुगंधी तो मानो दिल दिमाग पर छाई जा रही है। कोई दिखाई नहीं देता। किसे पुकारूं? और लाडली, आज तो लाडली बेटी भी नहीं आई। और वो दोनों छोकरे सदा दिख किया करते हैं। आज उनका भी कहीं पता नहीं। पूड़ियाँ, कुछ तो मालूम होता कि क्या क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। आहा, खूब लाल लाल पूड़ियाँ, फूली फूली, खूब नरम नरम होंगी। रूपा ने तो भली भांति भोजन किया होगा भाई, बेटे का तिलक। कचौड़ियों में वो अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती कैसी बनी। हाँ तो क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठ जाऊं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गर्मा गर्म निकल कर थाल में रखी जाती होंगी। अब वो फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है। चलते हैं, कढ़ाई के सामने बैठे हैं। चलो। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है।
रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कड़ाह के पास जाती, कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडई मांग रहे हैं। ठंडई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा, भाट आया है, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। भय होता कहीं पड़ोसी ने ये न कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश न था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। ये भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो जल गई। क्रोध न रुक सका। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हुई हैं। मन में क्या कहेंगे? पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी, उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था काकी? अरे अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान को भी भोग नहीं लगा है, तब तक धैर्य ना हो सका तुमको? अरे आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती न होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। ओ भगवान, गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह सब जगह मुंह बाए फिरती है। डायन न मरे मांचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है। नाक कटवा कर दम लोगी क्या काकी? इतना ठूसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। काकी, ओ काकी, अरे भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। अरे तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई वृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तलें पड़ गईं, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमान और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ भोजन करने लगे, परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब ना खा चुके कोई उठ नहीं सकता था। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे, सेवकों के दीर्घ आहार पर झुंझला रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। हाय रे करम, मैं कहां से कहां आ गई? भला बताओ। अब इसमें रूपा की क्या गलती है? क्या जल्दबाजी थी? क्यों चली गई? वहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे भला ये घर वाले कैसे खाएंगे?
मती मारी गई थी, मेरी मती मारी गई थी। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। भला सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं न जाऊंगी। हाँ, कह देती हूँ, न जाऊंगी। मैं कहाँ से कहाँ आ गई। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे और मंगलू पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाना खाने बैठ गए। ऐसे ही लग रहा है। भोजन शुरू हो रहा है, अब मिलेगा। जेवनार भी गाया जा रहा है। वो कौन सा था? मची है धूम, मची है धूम शहरों में। वो कैसे गाती थी काकी? हाँ, चाची जी गाती थी ना। बताओ किसकी शादी? धूम शहर। क्या है? क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? हाँ? 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 किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ, हाँ, अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। यही गति है। मुझे कोई बुलाने नहीं आया, कोई नहीं। रूपा चिढ़ गई है। क्या जाने न बुलाए। क्या जाने न बुलाए। न सोचती होगी कि आप ही आवेंगी। यही सोचती होगी रूपा। अब वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। रूपा ऐसे ही सोचती होगी। चलती हूँ, खुद ही चलती हूँ। हाँ, पूड़ियां बन रही हैं। बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। ये विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी, उनकी स्वाद इंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पूड़ियां, क्या मसालेदार तरकारी। सुबह से सुगंध जानो कि माथे पर चढ़ी गई है। हाँ, सबसे पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। बहुत मजा आएगा। कचौरियाँ तो
रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। क्या सुगंधी है, बहुत बढ़िया। अब चाहे कोई बुरा माने, अब चाहे भला, हाँ कह देती हूँ, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। हाँ, सुखी का तिलक जो आया है। हाँ, यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। हाँ तो कहा करें। इतने दिन बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं। तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी, खाऊंगी, चक्कर खाऊंगी। हाँ कह देती हूँ, चलती हूँ। वो कुड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहां से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार: सूत्रधार जी श्याम, बूढ़ी काकी रेणु चतुर्वेदी, रूपा राजश्री त्रिवेदी, लाडली नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, ये जानने के लिए सुनिए कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते। हाँ तो दीपा, ये तो बहुत ही खूबसूरत कहानी थी बूढ़ी काकी। बिल्कुल है ना? बिल्कुल गला सा भर जाता है जब उनकी दूरदर्शा और उनके अंतर मन को जब हम समझने लगते हैं और कहानी में खो जाते हैं। और अब बिल्कुल इंतजार है भाग 2 का। बिल्कुल, लेकिन अभी हमें एक अंतराल लेना होगा। जी। इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है। अभी कहें दीपा तो आप एक गीत सुन ले। बिल्कुल, चलिए एक गीत सुनते हैं। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है रंग
के अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन। हाँ तो दीपा, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है और इस जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। बिल्कुल, और कुछ खास दिन भी आते हैं, कुछ ऐसे दिन भी आते हैं जो इतिहास में अपना नाम दर्ज कर जाते हैं। बिल्कुल, अमर हो जाते हैं और उन्हें हम हमेशा याद भी करते हैं। जी, जैसे आज 23 मार्च का दिन है शहीद दिवस। बिल्कुल, आज का दिन जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बलिदान को याद करने के लिए समर्पित होता है। जी, ये दिन हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और शहीद दिवस पर पूरा देश इन महान सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके साहस को नमन करता है। बिल्कुल, हमें अपने शहीदों के बलिदान का सम्मान करते हैं हम, और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि आज का दिन हम अपने वीरों के बलिदानों के कारण ही जो ये दिन है हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तो हम उन सभी शहीदों को सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल, और बहुत सारे संदेश आए हैं, तो सारे संदेश इस एक संदेश में शामिल हैं। सब ने शहीद दिवस की को याद करते हुए, हमारे शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। जी बिल्कुल सही कहा। और आपको याद है आज ही विश्व मौसम दिवस भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे संदेश उसके लिए भी आए हैं और यही एक संदेश हमने चुना है। उसमें से ये कहता है ये संदेश कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, जो 1950 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की याद दिलाता है। हाँ, और इसका उद्देश्य मौसम और जलवायु में बदलाव, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। और ये दिन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी द्वारा वैश्विक जलवायु चुनौतियों और वैज्ञानिक विकास को रेखांकित करता है, जो सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक भी है। जी बिल्कुल, और ये सारे संदेश पढ़कर इतना अच्छा लग रहा है मंदाकिनी जी, कि हमारे इतने सारे श्रोताओं ने मौसम दिवस के लिए बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सारी जानकारियां लिखी हैं, लेकिन पढ़ेंगे हम उन्हें भी। पहले सुन लेते हैं एक गीत। बिल्कुल, देखिए हमारे दोस्त जो हैं, श्रोता लोग हैं, वो तो हर दिवस पर भरपूर लिखते हैं। जी। और हाँ, इस बार भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन सबका उद्देश्य यही है दीपा, कि जो मौसम विभाग है उसका जो उद्देश्य है वो जीवन और आजीविका की सुरक्षा करना है। जी। तो वो कह रहे हैं कि समय रहते हमें चेत जाना चाहिए, ताकि जो है जानमाल के नुकसान को हम कम कर सकें। साथ ही आने वाली आपदा से निपटने के लिए जो भी जरूरी है वो कदम हमें उठा लेने चाहिए। इसलिए जो मौसमी घटनाओं की निगरानी और उनकी भविष्यवाणी को हम जितनी सटीकता से हो उसे कम देखें, ध्यान दें कि मौसम के बारे में क्या कहा जा रहा है। जी हाँ, और जैसे हर साल थीम होती है, तो इस साल की थीम है आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा, यानी ऑब्जर्विंग टुडे, प्रोटेक्टिंग टुमारो। बिल्कुल, अगर आज हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कल को बचा नहीं सकेंगे। बिल्कुल, तभी हमारा कल सुरक्षित होगा जब हम आज के महत्व को समझेंगे। जी। एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब, कौन जतन करूं कौन उपाय, एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गईं, बादल तो न बरसे आंखें बरस गईं। बरस बरस दुख बढ़ता जाए, एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब।
बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। अरे प्यासी बंजर धरती किसका पेट भरे, भूखे प्यासे बच्चे खेती कौन करे। माँ की ममता नीर बहाए, एक ऋतु आए, एक ऋतु जाए। हाँ, तो दीपा, मौसम तो आता जाता रहता है, बिल्कुल, है ना, लेकिन हाँ, मौसम के बारे में हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि कितना भी मेहनत, जैसे ये गीत में कहा कि किस्मत नहीं बदलती, लेकिन बात ये सही है कि अगर मेहनत करें तो किस्मत भी हम बदल सकते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा हम बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं। भाई, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज रखा है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। आज जब कंज्यूमर कल्चर आ गया ना, हर चीज खरीदना, देखना ही नहीं कि घर में है या नहीं, उसकी जरूरत है या नहीं, हम ये सब चीजों को छोड़ करके बिल्कुल हम हर चीज खरीदने पे या फेंकने पे ही लगे रहते हैं। और इससे न केवल प्राकृतिक संसाधन जो हमारे हैं, पेड़, पानी, खनिज, ये तेजी से खत्म तो हो ही रहे हैं, बल्कि कचरे के ढेर की तरह पहाड़ बनते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और पर्यावरण संरक्षण और हमारी आने वाली पीढ़ी की सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत जरूरी है कि आज से ही हम बचत करना शुरू करें प्राकृतिक संपदा की, जैसे कि बिजली की बचत करें, पानी की, पेड़ पौधे, विलुप्त होते जानवरों की जो जातियां हैं उन पर भी हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। तो जैसे आपने ये 3 शब्द लिए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, इन्हें लोकप्रिय तरीके से कहा जाता है 3 Rs। तो 3 Rs के सिद्धांत के बारे में वैसे तो सब हम जानते हैं, और इसलिए हमें पता है क्योंकि बहुत 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 सारे संदेश आए हैं 3 Rs को लेके, और ये भी आवश्यक है कि इन सिद्धांतों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना अपनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम रिड्यूस की बात करें, 3 Rs में अगर हम R पहला लेते हैं, रिड्यूस, तो बहुत सारे सवाल हम अपने आप से ही कर सकते हैं दीपा। जैसे ये कि क्या मैंने आज बाहर जाते समय कपड़े का थैला रखा, पानी की बोतल साथ रखी, या आपने क्या मैंने जरूरत न होने पर लाइट, पंखा या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्विच है वो बंद किए, जी, है ना। और क्या मैंने आज कागज के इस्तेमाल को कम करने के लिए डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल किया, जैसे कि हम न्यूज़पेपर ना पढ़ करके डिजिटली उसे पढ़ने की कोशिश करें। ईमेल या नोट्स ऐप जो है उससे आप पढ़ सकते हैं। और क्या मैंने जब खाना अपनी थाली में लिया, उतना ही लिया जितनी मुझे जरूरत थी। मैं किसी शादी ब्याह में गई, किसी फंक्शन में गई, मैंने ठूस के थाली भर ली और खाने के नाम पर जब मैं उसे बचा के आ गई और मैं फेंक आई, लेकिन मैं दूसरों को उपदेश देती हूँ कि कम खाएं, कम लें, तो ये गलत बात है ना। पहले हमें अपने पर ही अमल करना होगा, जितना खाना है उतना ही थाली में लें। जी बिल्कुल। और देखिए ना, आजकल की चकाचौंध वाली ये दुनिया में कम में संतोष करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन छोटे बदलाव हमारे बड़े परिणाम लेकर आते हैं। यदि हर व्यक्ति दिन में केवल एक प्लास्टिक की थैली का भी उपयोग कम कर देना, मंदाकिनी जी, सिर्फ एक थैली अगर कम कर दे तो करोड़ों टन कचरा कम हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और 3 Rs के सिद्धांत में रीयूज यानी पुनः उपयोग का जो अर्थ है दीपा, किसी भी वस्तु को कचरा समझकर फेंकने से पहले ये विचार करना कि क्या उसे उसी रूप में या किसी अलग रूप में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, जहाँ रिड्यूस हमें कम सामान खरीदने के लिए प्रेरित करता है, वहीं रीयूज हमें मौजूदा संसाधनों ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठाने की कला सिखाता है। बिल्कुल। तो कुछ सवाल हम यहाँ भी कर सकते हैं, है ना। हाँ। जैसे क्या मैंने भोजन, जैसे अभी बात हुई थी कि क्या मैंने भोजन उतना ही लिया जितनी जरूरत थी ताकि खाना बर्बाद ना हो। हाँ। और या फिर ये सवाल हम कर सकते हैं कि क्या मैंने किसी खाली डब्बे, जार या बोतल को फेंकने के बजाय उसे स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया, या क्या मैंने कागज के दोनों तरफ का इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही कहा। और क्या मैंने कोई ऐसी चीज ठीक की जो खराब थी, बजाय इसकी कि नहीं खरीदी जाए। छोटी छोटी चीजें खराब हो जाती हैं और हम फेंक देते हैं, भाई नई लेकर आएंगे। बिल्कुल, है ना। ये बात तो होती है कि अरे यार हटाओ इसे, हटाओ, नया लेकर आएंगे, है ना। ये बहुत गलत बात होती है क्योंकि हम खुद ऐसा करते हैं। तो ये गलत बात है। और क्या मेरे पास ऐसे कपड़े या सामान है जिन्हें मैं किसी संस्था या जरूरतमंद को दान कर सकता हूँ। बल्कि हम तो रोजमर्रा के जीवन में कपड़े खरीदने के शौकीन होते
होते हैं, बिल्कुल। रोज कपड़े लाते हैं, अलमारी में लाके ठूस देते हैं। बिल्कुल। और ऑनलाइन जो शॉपिंग है, हाँ। इसकी जो आदत सी लग गई है, हाँ। हमें ऐसा लगता है अरे सस्ता सा कुर्ता मिल रहा है, हाँ, हम देखते भी नहीं और ले लेते हैं। ये चस्का हो गया है हमें, ना, एडिक्शन जिसे कहते हैं, जी। वो हमें हो गया है। तो ये गलत बात है। खुद से हम सवाल करें, क्या मैंने खराब बैटरी या बिजली के तारों को सामान्य कचरे से अलग रखा, और क्या मैंने पुराने अखबार, गत्ते या प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करने के लिए इकट्ठा किया? जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल। और एक और सवाल कि प्राकृतिक संसाधनों की बचत कम करने, खरीदने के लिए, या एक बात जो है कि प्रदूषण में कमी या उद्योगों में उत्पादन कम होना, जिसका हानिकारक जैसी गैस और कचरे का उत्सर्जन कम होगा, ये हमारे फायदे में आता है। और आर्थिक बचत, जैसे कि अनावश्यक खरीदारी न करने से व्यक्ति बचत भी कर लेता है। हाँ। और दैनिक जीवन में रिड्यूस करने की कई सारे तरीके हैं, जैसे कि अब अभी हाल बात हुई थी कि प्लास्टिक के उपयोग में कटौती। बिल्कुल। साथ में ऊर्जा और पानी का संरक्षण बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पानी की भी बचत करें। ऐसा नहीं है कि नल चलता चला जा रहा है, हम बर्तन साफ कर रहे हैं, या पाइप चलता चला जा रहा है, हम एक ड्रम तो बाहर रखा है, दूसरा लेने अंदर जा रहे हैं। कई बार हम अपने दालान में या जो बागीचा बना रखा है घर के बाहर, वहाँ पाइप छोड़ देते हैं पानी का, और पानी चलता रहता है, जी, है ना। तो ये बहुत गलत बात है। जरूरत नहीं है तो आप बंद कर दें। बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक्स जो उपकरण है उसे भी समय रहते बंद करें। और बर्तन धोते समय तो नल को बिल्कुल खुला न रखें। या जो पुरुष हमारे हैं साथी सखा लोग जब शेविंग करते हैं या ब्रश करते हैं तो नल को बंद करना सीखें, और बच्चों को भी सिखाएं। बिल्कुल है ना, कहा आपने। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि रीयूज के लिए हम क्या कर सकते हैं दीपा, जैसे कि कांच और प्लास्टिक के जो जार हैं जिन्हें हम फेंक देते हैं, उसमें जैम, सॉस या अचार के खाली जारों को फेंकने की बजाय उन्हें धोकर हम दाल, मसाले, चीनी रखने का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और प्लास्टिक की बोतलों को काट कर उनमें छोटे पौधे भी लगाए जा सकते हैं, है ना। उसमें उन्हें बर्ड फीडर यानी कि पक्षियों के लिए दाना पात्र भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और जो कपड़े छोटे हो गए हों या थोड़े फट गए हों तो उन्हें डस्टर के रूप में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमारी साड़ियां हैं, कुर्ते हैं, उनके हम थैले, कुशन कवर या पायदान बना सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक मैं वीडियो देख रही थी, वहाँ महिला ने टी शर्ट से जो है तकिए का गिलाफ बना लिया था। बहुत ही प्यारे तरीके से वो बना रही थी। और उसको उन्होंने नए के नए टी शर्ट जो नहीं पहनते हैं या छोटे हो गए हैं, कोई भी कारण हो सकता है, उसका उन्होंने यूज इस तरह से करा। बिल्कुल। और उपहार में जो ऊपर से जो रंगीन कागज आता है, हम उसे भी संभाल सकते हैं, ताकि जब आपको उपहार किसी और को देना है तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, न कि उसे सीधे फाड़ कर फेंक देना। जबकि हम उसे क्या करते हैं, दबा दुबू कर फेंक देते हैं कि भाई ये कचरा है, होता है। इस तरह की बात। लेकिन हमने देखा है कुछ माता पिता ने अपने बच्चों को सिखाया। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत ही तरतीब से गिफ्ट को खोलते हैं अपनी कैंची से और उन कागजों को संभाल कर रखते हैं कि किस तरह से उसे दिया गया था। जी, है ना। अब देखिए ना, रीयूज केवल एक आदत नहीं है मंदाकिनी जी, बल्कि एक जिम्मेदार जीवन शैली है। यह हमें ये सिखाता है कि हर वस्तु मूल्यवान है, और जब हम वस्तुओं को दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुंदर, स्वच्छ, सुरक्षित पृथ्वी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल। और जो अब बात कर रही थी 3 Rs के सिद्धांत की, तो उसके लिए रिसाइकल जो है बहुत महत्वपूर्ण चरण है दीपा। इसका अर्थ है ऐसी वस्तुओं को जिनका उपयोग रिड्यूस कम नहीं किया जा सकता या जिन्हें दोबारा इस्तेमाल रीयूज नहीं कर सकते, उन्हें कच्चे माल के रूप में संसाधित करके हम नए उत्पाद में बदल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये शुरुआत हम अपने घर के डस्टबिन से भी कर सकते हैं। यदि हम गीला कचरा, जो ये रसोई का कचरा होता है, और सूखा कचरा जैसे कि कागज, प्लास्टिक, धातु वगैरह, उन्हें अलग कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो रिसाइकल होने वाली चीजें भी दूषित होकर बेकार हो जाएंगी। तो हमेशा गीले और यानी नीले और हरे डस्टबिन का सही उपयोग हमें करना चाहिए। और पुराने जो समाचार पत्र हमारे यहाँ ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चों की कॉपी किताबें, ऑनलाइन डिलीवरी के साथ आने वाले कार्डबोर्ड बॉक्स, सबसे आसानी से रिसाइकिल होने वाली चीजें हैं। तो इन्हें कबाड़ी वाले या रिसाइकलिंग सेंटर को दे दें ताकि इनसे दोबारा कागज बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और पानी की बोतलें
दूध के पैकेट्स और कांच की टूटी बोतलें रिसाइकिल होकर नए प्लास्टिक उत्पाद बन सकते हैं या कांच के बर्तन बन सकते हैं। तो हाँ, ध्यान रहे कि रिसाइकिल के लिए देने से पहले प्लास्टिक की जो पैकेट्स, दूध के पैकेट्स, उसमें बदबू ना आ जाए, उसके लिए थोड़ा धोकर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो थोड़ा धोकर रखना। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, वरना वो स्मेल बैठ जाती है। और दीपा, सबसे बड़ी बात, जो खराब मोबाइल फोन है, चार्जर है, लैपटॉप है, बैटरियां हैं, ये सबसे दूषित कचरा हमारे घर में होता है ना, जिन्हें हम एक अलमारी में डाल देते हैं और इनमें जहरीले रसायन होते हैं और इन्हें कभी भी सामान्य कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें केवल प्रमाणित ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर पर ही देना चाहिए, जहां इन्हें सुरक्षित तरीके से रिसाइकिल किया जा सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अक्सर हम इन्हें इसी तरह से उठा के फेंक देते हैं। इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है ना। अब देखिए, रसोई से निकलने वाले फल और सब्जी के छिलकों को जैविक रूप से रिसाइकिल किया जा सकता है। इन्हें मिट्टी में दबाकर या कंपोजिट बिन में डालकर बेहतरीन जैविक खाद बनाई जा सकती है, जो आपके घर के पौधों के लिए काम आती है। बिल्कुल सही कहा। इसलिए समय आ गया है खुद से सवाल करने का कि क्या, हाँ, ये सवालों की ही तो दुनिया है जहां हम जवाब तो चाहते हैं लेकिन खुद से सवाल कभी नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाले को हम सवाल पूछें और तुरंत जवाब मिल जाए, लेकिन खुद से सवाल कीजिए ना, उसका जवाब क्या मिलता है। आपने नया तरीका निकाला। खुद से सवाल करें, खुद से सवाल करें कि क्या आज मैंने सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग डस्टबिन में डाला, और क्या मैंने रसोई के कचरे यानी कि सब्जियों के छिलके को खाद बनाने के लिए अलग रखा, और क्या मैंने पुराने अखबार, गत्ते या प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करने के लिए इकट्ठा किया, या क्या मैंने खराब बैटरी या बिजली के तारों को सामान्य कचरे से अलग रखा। जी, तो कुछ सवाल खुद से करने से पता चलता है कि आपको इससे क्या फायदा होने वाला है ना। और अब हमें क्या फायदा होने वाला? फायदा एक गीत का। क्या आए लगे फूल हंसने, देखो बसंती बसंती होने लगे मेरे सपने। ये दिन क्या आए लगे फूल हंसने। जैसी हो रही है हर सुबह मेरी, लगे हर सांझ अब गुलाल से भरी, चलने लगी महकी हुई पवन मगन झूम के, आंचल तेरा झूम के। ये दिन क्या लगे फूल हंसने। एक संदेश है मंदाकिनी जी कि आज के दौर में नया खरीदना कूल नहीं है, बल्कि पुराने को नया बनाना असली बुद्धिमानी है। जैसे कि हमने बात की रिड्यूस के बारे में, वो कह रहे हैं, और ये संदेश मिनिमलिज्म के बारे में बात करता है कि जितना कम सामान उतना कम तनाव। साथ में वो कहता है कि फास्ट फैशन का बिल्कुल त्याग कर दें, हर हफ्ते नए कपड़े लेना ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अब साइकिलिंग यानी कि पुरानी कांच की बोतलों को लैंप बनाकर या पुरानी जीन्स को कूल बैग में बदल देना, ये भी वो बताता है संदेश। स्वैप कल्चर कहता है कि दोस्तों के साथ किताबें, कपड़े या गैजेट्स का एक्सचेंज करें, तो इससे भी हम बहुत पर्यावरण का हम ध्यान रख सकते हैं। साथ में जो हमने बातें की ई वेस्ट के बारे में, सेग्रीगेशन यानी कि गीला और सूखा कचरा अलग करना, इस बारे में भी बात कर रहा है। वो एक चौथे आर के बारे में भी संदेश कहता है कि रिफ्यूज करना यानी कि जबरदस्ती कुछ चीज लेना या देने के लिए भी आप मना करना सीखें। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। और दीपा, हमारे पास बहुत
थोड़ा वक्त है जी। भूख भी लग गई है ना, कुछ खा ले। हाँ, क्योंकि आज बहुत सारे संदेश आए हैं और उसको उन संदेशों को पढ़ के लग रहा है कि हाँ, हांडवो जो है, हाँ। ये जो व्यंजन है बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय भी है और पसंदीदा। अच्छा, तो क्या है हांडवो, बताइए कैसे बनाया जाता है? गुजराती डिश है ये। थोड़ा केक जैसा दिखता है, स्वाद में नमकीन और मसालेदार होता है। लेकिन तो इसको लेने के लिए, बनाने के लिए आपको लेना है 1 कप चावल, आधा कप चना दाल, 1/4 कप तुअर दाल, 1/4 कप उड़द दाल, आधा कप दही, 1 कप कद्दूकस की गई हुई लौकी, 1-2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच हल्दी, नमक अपने अनुसार ले लीजिए, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच इनो लेना है, बेकिंग सोडा लेना है आपको। और तड़के के लिए लेना है 2 बड़े चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच राई, 1 छोटा चम्मच तिल, 7-8 कड़ी पत्ते। अब कैसे बनाना है? बताइए कैसे भिगोना और पीसना है इसे? अरे मुझे लगता है कि हमारे श्रोता ने तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि चावल और सभी दालों को 5-6 घंटे भिगो दे, फिर इसे मोटा पेस्ट बनाकर पीस ले। ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसमें दही डालकर 6 से 8 घंटे यानी रात भर ढककर रख दे, ताकि हल्का खट्टापन आ जाएगा। अब इसमें लौकी, हरी मिर्च, अदरक, हल्दी, नमक और थोड़ा सा चीनी मिलाएं। पकाने से ठीक पहले इसमें खाने वाला सोडा डालकर हल्के से मिला लें। एक कढ़ाई या प्रेशर कुकर में तेल गरम करें, राई, तिल और कड़ी पत्ते डालें। अब तैयार बैटर इसमें डाल दें। फिर क्या करना है? धीमी आंच पर इसे पकाना है, ढककर 20-25 मिनट धीमी आंच पर। और नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से सॉफ्ट ये होना चाहिए। हल्का सुनहरा होने पर दूसरी तरफ भी आप इसे मतलब पलट दें। पलट कर भी आप इसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ऊपर से कुरकुरा बहुत पसंद है तो इसे हरी चटनी और इमली की चटनी के साथ गरम गरम परोसे। तो चलिए इसका आनंद उठाते हैं और सुनते हैं गीत भी। चलिए। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, हो शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी। मेरा जीवन बना एक संग्राम, शेरों वाली ऊंचे ढेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे
माता शेरावाली को याद करते हुए देखिए समय कह रहा है कि आज आपको लेना पड़ेगा विदा। हाँ। तो दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और मंदाकिनी जोशी की ओर से नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली